हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अजमानती अपराधों में कैसे जमानत ली जाती है बाहर से बाहर, जिससे जेल में अंदर न जाना पड़े, यानी कि बाहर से बाहर कैसे जमानत ली जाती है अजमानती अपराधों में, और अपराध कितने तरह के होते हैं। भाई अगर आपको कुछ सीखना तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखना लास्ट तक, और अगर नहीं सीखना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप स्किप कर दो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इस वीडियो को। अगर आपको कुछ नहीं सीखना और अगर सीखना तो लास्ट तक देखना, और एक तक पॉइंट जो मैं बता रहा वो आपको ध्यान से सुनने। अगर आप एक एडवोकेट हो या एक आप लॉ स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अपराध दो तरह के होते हैं, एक तो जमानती अपराध और एक अजमानती अपराध। जमानती अपराध में होते हैं जिनमें अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी जमानती अपराध कृत किया जाता है, कोई भी अपराध किया जाता है जमानती अपराध, और पुलिस द्वारा उसका के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है जमानती धाराओं में, वह जमानती अपराध है। उन अपराधों में, ऐसे अपराधों में पुलिस थाने से भी जमानत दे देती है और कोर्ट से भी आपको बाहर के बाहर जमानत मिल जाती है, यानी कि आपकी अरेस्टिंग नहीं होती। जमानती अपराधों में पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। ये में अपराध जिनमें सजा का प्रावधान 7 वर्ष तक या 7 वर्ष से कम है, लेकिन जिन्हों सारणी के अंदर, यानी कि पहले सीआरपीसी के अंदर जो सारणी दे रखी, उसमें बता रखा कि धारा, फिर जमानती अजमानती के बारे में, फिर कितने साल कारावास हो या जुर्माना दोनों, और उसके बाद ये कौन सा ट्रायल हो। और अगर सारणी के अंदर दे रखा कि जमानती अपराध है, जमानती धारा मतलब जमानती, तो उसमें जमानत मिल जाएगी आपको थाने से भी और कोर्ट से भी। लेकिन बहुत से अपराध ऐसे हो गए जैसे कि चोरी होगी, चकारे होगी, इनमें जो सजा का प्रावधान है 3 साल तक हो, 1 साल तक हो, या चक्कू का हो गया, तो उनके लिए देखना पड़ेगा नेचर ऑफ ऑफेंस, यानी कि अपराध की प्रकृति देखनी पड़ेगी, वह कौन सा अपराध हो, कैसा अपराध हो, और उन्हें क्या दे रखा सारणी के अंदर, जमानती दे रखा या जमानती दे रखा, बेलेबल या नॉन बेलेबल। जैसे चोरी नॉन बेलेबल हो, लेकिन इसमें जो सजा का प्रावधान हो 3 साल तक हो, सारणी के अंदर से दे रखा नॉन बेलेबल। लेकिन अगर टर्म्स एंड कंडीशन देखी जाए, जैसे अजमानती अपराध हो गया, अजमानती अपराध लूट होगी, डकैती होगी, मर्डर हो गया, रेप हो गया, ऐसे में, या 420 होगी, धोखाधड़ी होगी, यानी कि पहले धोखाधड़ी था, अब जब से नए कानून आए उनके अंदर सेक्शन चेंज हो गई। लेकिन अजमानती अपराधों में कैसे जमानत ली जाती है, इसके बारे में आपको बता रहा। जैसे कोई भी अजमानती अपराध होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे 420 होगी जो पहले थी सीआरपीसी के धोखाधड़ी की, एक, ठीक है। तो ऐसे अपराधों में क्या करना कि अगर पुलिस ने, देखो किसी ने धोखाधड़ी कर ली, अब एक बंदे ने की, 2 ने किया, 4 ने की, किसी ने भी की, ऐसी सिचुएशन में, या कोई भी अजमानती अपराध हो और पुलिस ने आपको, जैसे पहले तो 41A का नोटिस दिया जाता था अजमानती अपराधों में, अगर कोई अजमानती अपराध या जमानती अपराध हो, लेकिन अगर अजमानती अपराधों में पुलिस ने आपको 41A का नोटिस दिया, या BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब जो यह नोटिस जा, ये 35(2)(4)(5)(6) के अकॉर्डिंग जा, नेचर ऑफ द ऑफेंस देखा जाएगा। अगर 41 का नोटिस आपको दिया तो, और जैसे आप गए, जैसे 420 में आप थाने पे चले गए और पुलिस ने आपको थाने से बेल दे दी, आपका इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को ऐसा लगा कि हाँ इसमें आपका हाथ, मतलब ये नहीं है कि आप मेन एक्यूज हो, रोल दिखाया जाएगा आपका रोल क्या हुआ आपका, कि हाँ पुलिस को अगर लग रहा कि उसमें आपका रोल नहीं है और आपको फंसाया जा रहा, या कुछ भी अगर फंसाया जा रहा, तो पुलिस क्या करेगी, आपका नाम हटा देगी। लेकिन अगर आपका रोल है ज्यादा, आपका रोल है ज्यादा, इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं है, और तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस क्या करेगी, आपको थाने से ही बेल दे देगी। जो भी अपराध हो, किसी भी तरह का, किसी भी धारा का,
अगर पुलिस ने अजमानती, ठीक है, अजमानती धाराओं में, ठीक है, नॉन बेलेबल धाराओं में अगर थाने से ही बेल दे दी तो समझ ले आपको कोर्ट से भी बाहर से बाहर आपकी जमानत हो जाएगी। पुलिस ने आपको अरेस्टिंग नहीं किया, पुलिस ने आपको अरेस्ट नहीं किया अजमानती अपराधों में और थाने से बेल दे दी तो उनमें भी यानी कि कोर्ट में भी आपकी क्या हो जाएगी, कोर्ट में भी आपको जमानत मिल जाएगी बाहर से बाहर, यानी कि आपको जेल जाना नहीं पड़ेगा। और जमानत अपराध में सबसे पहली चीज देखी जा ऑकरेंस का टाइम, यानी घटना का समय, और घटना का समय देखा जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा यानी कि कोई भी अगर एडवोकेट आप है जिस टाइम आप आर्ग्यूमेंट करेंगे कोर्ट के सामने तो आपको क्या करना, सबसे पहले उसका टाइम देखना कि घटना का समय कितना था और एफआईआर दर्ज यानी कि घटना की जो रिपोर्ट किस टाइम लिखी गई थाने में उसका डिस्टेंस देखा जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। और साथ ही साथ उसका ये देखा जाएगा कि घटना स्थल और जहां से घटना घटी और थाने के बीच की दूरी कितनी थी, और जिस टाइम अरेस्ट किया गया अरेस्ट मेमो बनाया जा, अरेस्ट मेमो में देखा जा कि उसकी अरेस्टिंग किस टाइम हुई और अरेस्ट मेमो में जिसने अरेस्ट किया उस अधिकारी का नाम, कोई सा पुलिस रैंक अधिकारी हो, एसआई हो या एसएचओ हो या सीओ हो या कोई भी, उसका नाम, पद का नाम, सब चीज होगा। और साथ ही साथ अरेस्टिंग मेमो पे आपके हस्ताक्षर होंगे और साथ ही साथ अगर कोई स्वतंत्र गवाह है यानी कि जिसने देखी है घटना होते हुए, अगर कोई स्वतंत्र गवाह है तो उसके भी साइन होंगे। अगर और साथ ही साथ जब से नया कानून लागू हुआ पुलिस क्या करेगी, पुलिस मौके की वीडियोग्राफी करेगी, जहां से आपकी अरेस्टिंग हुई मौके की वीडियोग्राफी करेगी और जो अरेस्ट मेमो लिखा जाएगा तो वह ऑन द स्पॉट ही लिखा जाएगा। पहले तो क्या करते थे पुलिस वाले थाने में आके लिख लेते, लेकिन पुलिस वाले को कंपलसरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया कि जैसे ही आपकी अरेस्टिंग होगी अरेस्टिंग मेमो वहीं कहीं बनाया जाएगा और उस पर आपके हस्ताक्षर होंगे ये और उस पुलिस वाले के होंगे और साथ ही साथ कोई अगर स्वतंत्र गवाह है उसके भी हस्ताक्षर होंगे। ऐसा ही रिकवरी मेमो, रिकवरी मेमो अगर आपके साथ अरेस्टिंग के साथ आपके पास से कुछ बरामद हो गया तो एक रिकवरी मेमो बनाया जाएगा। रिकवरी मेमो भी सेम यही कंडीशन होगी, नाम पता एड्रेस और उस पद अधिकारी का नाम जिसने आपको अरेस्ट किया और जो आपसे रिकवर हुआ। पुलिस वाले क्या करेंगे, उसे ही कभी उस पर सील सर्वे करके यानी कि सील लगाकर उस पर मोहर मार देंगे और वहीं कभी रिकवरी मेमो तैयार करेंगे और साथ ही साथ कोई स्वतंत्र गवाह है आपके भी हस्ताक्षर होंगे जिसे अरेस्ट किया गया और साथ ही साथ उस व्यक्ति के भी हस्ताक्षर होंगे कोई अगर स्वतंत्र है। और अगर पुलिस यह स्वतंत्र गवाह नहीं दिखाती तो इसका लाभ मिलता है किसे, एक्यूज को, अभियुक्त को बाद में इसका लाभ मिलता है, क्योंकि जब एडवोकेट द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो एक एडवोकेट ये जरूर पूछता है कि आपने स्वतंत्र गवाह यानी कि घटना स्थल दिखाया जाए, घटना स्थल अगर भीड़ वाला प्लेस हो कि वहां पर आपने क्यों नहीं दिखाया। 2 चीज होगी। उसके बाद क्रिमिनल की हिस्ट्री देखी जाएगी, आपराधिक इतिहास देखा जाएगा, क्या उसका इतिहास क्या हो। अगर उसका आपराधिक इतिहास है तो जिस टाइम कोर्ट में से जमानत के लिए याचिका डालोगे तो ये भी एक सबसे बड़ा वो हो, साहब मुझे तो मेरा तो कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, ना मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना मेरा कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, ना मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आप ये चीज भी बहुत ज्यादा नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको जमानत का ये भी बहुत बड़ा फंडा है। उसके बाद एफआईआर में जितनी भी हो सके आपके एडवोकेट को कमी काटनी की किया या कमी पुलिस ने रखी, इतना डिस्टेंस था, यहाँ ये हो सकता हो, अपना तर्क, अपना प्रोजेक्शन, ठीक हो, अपना तर्क एक एडवोकेट को देना पड़ेगा कि यहाँ से ये हुआ होगा, यहाँ से ये हुआ होगा और इस सिचुएशन में पुलिस ने ये किया होगा। और अगर पुलिस ने मौके की वीडियो नहीं बनाई उसका भी लाभ मिलेगा अभियुक्त को। और एक कंडीशन ये होगी कि अगर अभियुक्त फरार हो और फरार को होने के बाद कोई मुकदमा दर्ज पुलिस में इसके खिलाफ कर लिया अभियुक्त और अभियुक्त फरार हो तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है कि अभियुक्त अपने आप को कोर्ट में क्या कर देगा, अगर सरेंडर कर दे तो उसमें भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी जल्दी जमानत हो जा, ये भी एक फंडा। लेकिन अगर पुलिस पकड़ के ला रही तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी, ऐसी सिचुएशन में कोर्ट देखेगी कि यह बंदा तो फरार था, यहाँ आना नहीं पसंद कर रहा था और इसे पुलिस पकड़ के लाई तो आपको बेल में थोड़ी दिक्कत आ सकती हो। कोई भी अगर आपके खिलाफ अपराध चल रहा, अगर आप कोर्ट के सामने सरेंडर करते तो कोर्ट को भी लगता है हाँ ये बंदा सही, इसीलिए इसने सरेंडर किया और इसका भागने का अंदेशा, कोई फरारी का कोई अंदेशा नहीं है।
एक को जैसे वारंट वारंट जो किसी के अगर किसी के का जो मुकदमा चल रहा, ट्रायल चल रहा और वह गैर हाजिर हो जाए या किसी वजह से नहीं पहुंच पाता या किसी की कोई जमानत तोड़ दे, ठीक हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करो, उसके खिलाफ एनपीडब्ल्यू जारी हो जाए। तो उनका जो रिकॉल का मसला है, यानी कि रिकॉल तो मैं तब तक हो सको, रिकॉल जब तक कि अभियुक्त बाहर हो तब तक तो रिकॉल हो सको, जहां उस कितना भी टाइम हो जाए, तो निर्भर करेगा कोर्ट पर। कोर्ट उसका देखेंगी क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, सब पता लगा या नहीं लगा, उसके खिलाफ एनपीडब्ल्यू जारी हुए, उसने रिकॉल क्यों नहीं किया। अगर इस सिचुएशन में बंदे को पुलिस यानी कि एनपीडब्ल्यू अरेस्टिंग के बाद, यानी कि एनपीडब्ल्यू जारी होने के बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और एक बार वह जेल चला गया, तो उसकी एनपीडब्ल्यू रिकॉल नहीं होने के, वारंट रिकॉल नहीं होने के, उसे सेकंड जमानत लेनी पड़ेगी। और इस सेकंड जमानत की जो कंडीशन है, उस सेकंड जमानत की जो कंडीशन ये हो कि ये हो उसके सेकंड जमानत की कंडीशन, यदि उस अगर कोर्ट को लगता हो कि हाँ ये इसके पास कोई ऐसा जमानत नहीं है कि भाई ये जमानत दे सको या कुछ भी कंडीशन देखेगी, कोर्ट ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी, उसे जो प्रूफ के जमानती उन जमानतों पर भी उसे छोड़ सकती है, पर्सनल बॉन्ड लेकर, पर्सनल बॉन्ड पर उसे छोड़ सकती है। अगर कोर्ट को लगता हो कि हाँ भाई ये तो ऐसा ही बंदा, तो उससे नए जमानती मांग सकती है, या पर्सनल बॉन्ड लेकर उस पर कुछ फाइन करके भी कोर्ट उसे जमानत दे सकती है। जमानत के लिए अगर आपको बाहर से बाहर जमानत चाह रही, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या दिखाना, अगर आपकी जो अरेस्टिंग हुई यानी कि आपके पास कोई ऐसा सबूत हो, ऐसा कोई गवाह हो कि पुलिस ने आपके खिलाफ जो मुकदमा लिखा वो सही नहीं है, चाहे वो कैसा भी मुकदमा, रेप हो, मर्डर हो, कितना भी बड़ा मुकदमा, अजमानती जो अपराध हो, ऐसे मसलों में आपको अपने खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाने हैं। चलो खैर, आपके अगर समझ में वीडियो आई तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अभी। मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।